अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। एक विशाल जंगल था। उसमें पशु, पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में तरह तरह प्रकार की वनस्पतियाँ थीं। जब वनस्पतियों में फूल आते तब ये जंगल सुगंधित हो उठता। फल भी बहुत आते। पक्षी फल फूल खाकर रहते थे। फिर भी कुछ बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को मारकर खाते। यह वन न्यायी राजा के राज्य में स्थित था, इसलिए मनुष्य यहाँ शिकार करने नहीं आते थे। कभी राजा राजकाज से ऊबकर घोड़े पर सवार होकर यहाँ आ जाता और नदी के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था। नदी का पानी बहता रहता। नदी की मछलियाँ, मेंढक और कछुए निर्भर होकर घूमते रहते। जंगल के बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछल कूद करते थे। मोर पंख फैलाकर जंगल में नाचते। उसमें भी बरसात होने वाली हो तब उनकी कला देखते ही बनती थी। पक्षियों का कलरव मधुर लगता। इस जंगल में गरुड़ भी रहते थे। ये गरुड़ सांप और अन्य जीवों को मारकर खाते थे। इस जंगल में जीवों के कम होने पर गरुड़ दूसरे जंगल में चले गए। मात्र एक युगल ही बचा था। अभी हाल ही में गरुड़ी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वे भी चले जाते, पर छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए, कैसे जाए? अब उन्हें बच्चे होंगे या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। इससे पहले उनको 4 बार बच्चे हुए थे और चारों बार जंगल में आग लगी थी। वे बच्चे छोड़कर भाग गए थे। जब बच्चे अग्नि में जलकर मर गए, इस कारण इस बार हो जाना हो, पर वो बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा निश्चित किया। गरुड़ गरुड़ी दाना पानी लाकर उन्हें खिलाते रहते थे। इस जंगल में एक बार फिर आग लगी। पशु पक्षी जान बचाने के लिए भागने लगे। उनका चीखना चिल्लाना मच गया। सभी पशु पक्षी भाग निकले। अब तो मात्र गरुड़ और गरुड़ी और उनके बच्चे ही बाकी रहे। गरुड़ गरुड़ी से कहता है, चलो हम भी यहाँ से भाग चलें। गरुड़ी ने कहा, तुम पागल हो, हम कैसे भाग सकते हैं? हम भाग जाएंगे तो अपने इन बच्चों का क्या होगा? गरुड़ ने कहा, गरुड़ी, तुझे बुद्धि नहीं है। इस जंगल में सभी पक्षी भाग गए हैं, केवल हम लोग ही यहाँ हैं। ऐसे समय में तो अपना अपना जीवन बचाना होता है। गरुड़ी कहती है, तुम भी ऐसा सोचते हो क्या? इन बच्चों को छोड़कर हम भाग जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? पहले के बच्चों जैसी ही। गरुड़ कहता है, तुम ना हट मत करो। ये जंगल जलता हुआ नजदीक आता जा रहा है। विचार करने का समय नहीं, तुम चलो। बच्चे भले यहाँ रहे, हम जीवित रहेंगे तो फिर बच्चे भी पालेंगे, पर हम ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? गरुड़ी बोली, तुम तो निर्लज हो। ऐसा कहने से तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? हमारे पहले के 4 बार के बच्चे अग्नि में जल गए और ये बच्चे भी 2 अग्नि में जल जाएंगे। ऐसा तुम सोच रहे हो? तुम कैसे नर हो? 2 अग्नि जलते हुए नजदीक आने लगी। अब अधिक बात करने में गरुड़ को कोई लाभ नहीं दिखा। अब क्या करना है? गरुड़ ने गरुड़ी से कहा, तू मेरा कहाँ मानती ही नहीं तो मैं क्या करूँ? यहाँ रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे और मैं तो जीना चाहता हूँ। तुम रहो, मैं तो चला। गरुड़ी बोली, मत जाओ स्वामी, मत जाओ। मैं एक अबला हूँ, मैं इन बच्चों को किस तरह बचाऊंगी? आप रहोगे तो हम कोई उपाय कर सकेंगे। आप मत जाइए। हम आपको ऐसी परिस्थिति में छोड़कर आप कैसे जा रहे हैं? आपका मन कैसा होता है? गरुड़ ने कहा, तुम तो समझती नहीं हो। फिर से कहता हूँ, आना हो तो चलो, नहीं तो यहाँ रहकर इन बच्चों के साथ 2 अग्नि में जल मरो। अंत में गरुड़ बच्चों और गरुड़ी को उसी जंगल में छोड़कर चला गया। गरुड़ी तो रोने लगी। उसको देखकर बच्चे भी रोने लगे। गरुड़ी ने निश्चय किया कि भले ही मैं बच्चों के साथ जलकर मर जाऊंगी, परंतु बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। 2 अग्नि नजदीक आने लगी। अब क्या करना है? गरुड़ी ने विचार किया। भले ही दावानल विशाल हो, पर थोड़ी सी जगह को संभाल लूंगी तो शायद मैं बच्चों को बचा सकूंगी।
गरुड़ी ने दूर ही पर एक चंदन का जंगल देखा। उसने एक एक करके बच्चों को वहां ले जाकर छोड़ा, फिर अगल बगल में नीचे पड़े हुए पत्तों को हटा दिया, चारों ओर के पत्तों को साफ किया। फिर जंगल के ही नजदीक में एक नदी थी। उस नदी में पानी का एक झरना था। वह झरने पर जाकर अपनी पंख भिगोकर आती और बच्चों को रखती। वहां उसके पास के धुआं की अग्नि पर पंखा ए झटकारती। वह पानी छींटे पड़ने से अग्नि को बुझाता। अग्नि पर पानी डालकर वह फिर पंख भिगोने नदी पर जाती। इतने देर में तो अग्नि फिर सुलग उठती। ऐसी भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई। गरुड़ी ने रात दिन पानी में पंख भिगोकर छींटे लगाई। अब तो थक कर लथपथ हो गई। एक दो दिन के बाद दावानल शांत पड़ने लगा। फिर भी गरुड़ी तो पानी छींटे मारती ही रही। एक बार वह पानी में चोंच डुबाकर आ रही थी, तब वह पानी के भार के कारण गिर पड़ी। वह जस की तस ही पड़ी रही। काफी समय हो जाने से उसके शरीर पर चींटियां चढ़ गई। फिर रात्रि के ठंडे पहर में उसके शरीर में चेतना आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह नदी के निर्झर के किनारे पड़ी थी। उसके जंगल के दावानल की घटना याद आई, बच्चे याद आए, परंतु जाए कहाँ। चारों तरफ अंधेरा था। उसको लगा कि बच्चे मर ही गए होंगे। ऐसा विचार करके वह रोने लगी। सुबह हुई, उजाला फैला और वह धीरे से उठकर चंदन वन में चली गई। तब उसने देखा कि बच्चे गर्मी के कारण औंधे पड़े हैं। उसको दुख बहुत हुआ। फिर उसने ध्यानपूर्वक देखा तो बच्चे सांस ले रहे थे, वे मरे नहीं थे। उसको पुनः आशा जागी। वह फिर से नदी पर गई और पंख भिगोकर पानी ले आई और बच्चों की चोंच में डाला, शरीर पर छींटे मारी। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने आंखें खोली। गरुड़ी तो आनंदित हो उठी। फिर दोनों बच्चों को पंखों में लेकर खूब प्रेम करने लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी वे वहीं रहने लगे। नजदीक के ही छोटे बड़े वन में जाकर जीव जंतुओं को खाकर रहने के लिए वह चंदन वन में ही आते। ऐसा करके वे दिन बिताने लगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। वह गरुड़ी बच्चों के साथ खूब आनंद पूर्वक रहने लगी। गरुड़ का तो कोई पता नहीं था। बच्चे गरुड़ को याद भी नहीं करते थे। एक दिन बहुत अच्छे निकलने लगे। इस तरफ गरुड़ अन्य जंगल में आकर रहने लगा। वहां दूसरे जंगल में रहते हुए गरुड़ ने सोचा, वहां दानव वाले जंगल में पड़े गरुड़ी और बच्चे तो अग्नि में मर गए होंगे, तो वहां जाने का मेरा कोई काम नहीं है। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूँ। ना तो मेरी पत्नी है, ना बच्चे हैं, तो पूरी जिंदगी मैं अकेले कैसे व्यतीत करूँगा। इसकी अपेक्षा दूसरी पत्नी रख लूँ तो और अच्छा है। ऐसा सोचकर उसने उसी जंगल में रहने वाली एक गरुड़ी से संबंधित स्थापना की। वह भी उसी जंगल में रहने लगा। वहां भी एक घटना घटी। वह जिस गरुड़ी के साथ संबंध बना रहा था, उस गरुड़ी का पति आया और वह गरुड़ी के संबंध के विषय में जाना और इस गरुड़ को चोंच मार मार कर परेशान करने लगा। एक बार वह गरुड़ उसके संबंधी गरुड़ों से इस गरुड़ को दूसरे जंगल में चरने के लिए बहाने ले गया। वहां 4-5 गरुड़ों ने इस गरुड़ को चोंच मार मार कर बेहोश कर दिया। वह मर गया और ऐसा समझकर वह गरुड़ वापस जंगल में आ गए। इसकी खोज खबर लेने वाला वह गरुड़ी नहीं आई। वह क्यों आएगी? अब तो उसका पति आ गया था। गरुड़ पूरे दिन अर्धमृत हालत में पड़ा रहा। रात बीत गई। दूसरे दिन उसने आंखें खोली तो उसको बहुत दुख हुआ, पर क्या करता है, ये उसके कर्म का फल था। फिर वह धीरे से उठा और नदी पर गया, पानी पिया। नजदीक में ही स्थित एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठा। 2-3 दिन वहीं रहा। फिर उसे थोड़ा आराम लगा। अब वह नजदीक के वनों में चरने के लिए जाता और रहने के लिए वही चंदन के वृक्ष पर ही लौट आता। वहां भी कितने दिन रहता। अब उसके मन में आया कि मेरी असली पत्नी गरुड़ी और बच्चे जीवित है या मर गए, इसका पता तो लगाऊं। ऐसा विचार करके वह जिस जंगल में भाग कर गया था, उस जंगल में वापस आया। वहां देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि सचमुच ही मेरी पत्नी और बच्चे दावानल में जलकर मर गए। अब वह उसी जंगल में रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि गरुड़ जंगल में
जहाँ चरने के लिए आता था उसी वन में गरुड़ी बच्चों को लेकर चरने आई। गरुड़ ने गरुड़ी को देखा। उसने गरुड़ी को पहचानने का प्रयत्न किया। यह तो मेरी पत्नी जैसी ही लगती है, परंतु बच्चों को वह नहीं पहचान सका। उसको दुविधा हुई कि ये वही है या कोई अन्य गरुड़ी। वह चुप ही रहा। तो दूसरी तरफ गरुड़ी ने भी गरुड़ पति को देखा, लेकिन उसे लगा कि गरुड़ तो दूसरे वन में गया था, तो यहाँ कैसे आ गया सकता है। वह तो वहाँ नई पत्नी के साथ मौज करता होगा। ये तो कोई दूसरा ही गरुड़ होगा। गरुड़ अपने ढंग से चरता था तो गरुड़ी अपने ढंग से अलग ही रहकर चरने लगी। एक दिन दोपहर को चंदन के वृक्ष के ही खोखड़ में गरुड़ के बच्चों ने सांप के एक बच्चे को देखा। वह सांप का बच्चा गरुड़ों को देखकर खोखल में छिप गया। गरुड़ ने बच्चों ने सांप के बच्चों को खोखल से निकाला और उसे चोंच से मार मार कर अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा भागा और वहां से भागकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। पीपल के वृक्ष पर ही गरुड़ बैठा था। गरुड़ ने सांप को देखा और उसने चोंच मारकर उसे मार डाला। इतनी देर में गरुड़ के बच्चे सांप को खोजते हुए वहां आ गए। बच्चों से गरुड़ ने कहा, ये हमारा शिकार है, हमें दे दीजिए। गरुड़ ने कहा बच्चों से, इस शिकार को मैं कैसे वापस दे दूं? इसको तो मैंने पकड़ा और मारा है। बच्चे बोले, परंतु शिकार तो हमने खोजा था, ये हमारे पास से भागकर यहाँ आया है, इसलिए शिकार तो हमारा ही कहलाएगा, तो हमें दे दीजिए। गरुड़ बोला, नहीं दूंगा, यह मेरा शिकार है। बच्चे बोले, ऐसा नहीं चलेगा, यह हमारा शिकार है, हमें दे दो। शिकार की खातिर बच्चे और गरुड़ का झगड़ा हुआ। तभी बच्चों को खोजती हुई गरुड़ी वहां आ गई। गरुड़ी ने गरुड़ से कहा, इस शिकार को इन बच्चों ने खोजा है, इसके लिए इस शिकार को बच्चों को दे दो। गरुड़ ने कहा, परंतु इस शिकार को मैंने पकड़ा है तो उन्हें कैसे दे दूं? गरुड़ी ने कहा, पर तुम तो नर हो और ये बच्चे हैं, तुम्हें समझाना चाहिए। यदि हम बुजुर्ग ही ना समझे तो कैसे चलेगा? गरुड़ ने कहा, मैं नहीं देने वाला, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं तो शिकार को नहीं दूंगा। गरुड़ी ने कहा, हाय रे, तुम्हें क्या कहना। एक तो बच्चों का पिता गरुड़ इन बच्चों को छोड़कर भाग गया, दूसरी तरफ तुम इनका शिकार नहीं देते। तुम सभी नर एक जैसे ही होते हो। गरुड़ ने पूछा, इनके पिताजी इन्हें छोड़कर कहाँ गए? गरुड़ी ने पूरी बात सुनाई। गरुड़ी ये बात जानकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में आया, ये तो मेरे ही बच्चे हैं और गरुड़ी मेरी पत्नी है। मैं समझता था ये सब मिथ्या निकला, वे सब दानावाल में मरे नहीं, जीवित है। फिर गरुड़ ने कहा, तुम्हारा पति तो मैं ही हूँ। गरुड़ी कहती है, मेरे पति तो नहीं, तुम तो अलग ही दिखते हो। गरुड़ की बातें चल रही थी, तभी बच्चे शिकार लेकर भाग गए। फिर गरुड़ ने अपनी सब बातें गरुड़ी को कह सुनाई। उसको सुनकर गरुड़ी बोली, भले पहले ये तुम मेरे पति होंगे, पर अभी मेरे पति नहीं रहे। यदि तुम मेरे पति होते तो दावानवाल में हमें छोड़कर नहीं भागे होते। तुम मेरे पति नहीं और इन बच्चों के पिता भी नहीं। तुम्हारे और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। फिर गरुड़ी बच्चों को लेकर वहां से निकल गई और चंदन वन में वापस आ गई। गरुड़ वहां से आकर उनके पास ही थोड़ी दूर पर एक रात को रहा। सुबह फिर वह गरुड़ी के पास गया। बच्चे इधर उधर चढ़ते हुए खेल रहे थे। वह बच्चों के पास जाकर लाड प्यार करने लगा। बच्चे गरुड़ को देखकर दूर भागने लगे। गरुड़ी ने कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ, तू क्यों नहीं समझती? गरुड़ वहाँ पास में जाकर गरुड़ी को फुसलाने लगा, लेकिन गरुड़ी उसको स्वीकारती नहीं थी। बाद में गरुड़ ने कहा, भले तुम मुझको स्वीकार न करो, अपने घर न रखो, परंतु मेरे बच्चे तो दे दो। उसने कहा। भीख मांगकर सुनकर बहुत खीज आई। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें छोड़कर नहीं भागते। उन्हें किस तरह से बचाया वह मुझको ही पता है। सूर्य चंद्र उसके साक्षी है। उसने कहा, तुम चाहे जो करो, परंतु मेरे बच्चों को मुझे सौंप दो। गरुड़ी उसके बच्चे नहीं देती है। गरुड़ बोला, तुम मुझे मेरे बच्चों को नहीं दोगी तो मैं राजा के पास न्याय के लिए जाऊंगा। गरुड़ी ने कहा, तुम चाहे जिसके पास जाओ, जो चाहे करो, परंतु मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। फिर तो गरुड़ राजा की नगरी में गया। न्याय राजा से मिला और पत्नी और बच्चों से जुड़ी सभी बातें कह सुनाई। न्यायी राजा ने कहा, गरुड़, तुम गरुड़ी और बच्चों को लेकर दरबार में आना। गरुड़ फिर चंदन वन में आया और गरुड़ी से बोला,
तुझको कल बच्चों के साथ न्यायी राजा के दरबार में बुलाया है। गरुड़ी बोली, कोई बात नहीं, मैं कल बच्चों को लेकर दरबार में आऊंगी। राजा के आदेश का अनादर नहीं करते। गरुड़ी ने माना कि यदि इतनी तकलीफें उठाकर बच्चों को दावानल से बचाया है और छोटे से बड़ा किया है, ये सब बातें राजा को कह सुनाऊंगी तो राजा बच्चों को गरुड़ को नहीं देंगे, लेकिन बदले में उसको दंड ही देंगे। दूसरे दिन गरुड़ी बच्चों को लेकर न्यायी राजा के दरबार में गई। गरुड़ी भी आया। दरबार लगा। राजा ने न्याय का आरंभ किया। राजा ने कहा, गरुड़ तेरा पति है। गरुड़ी कहा, मुझको पूरा विश्वास तो नहीं, पर उसकी बातों से लगता है कि वह मेरा पति होगा। राजा ने कहा, और ये बच्चे तुम्हारे हैं? वह बोली, हाँ महाराज, ये मेरे बच्चे हैं। राजा ने गरुड़ से पूछा, तुम्हारे गृह संसार में ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा, महाराज, मैं बाहर के अन्य जंगल में चरने के लिए गया था। तब जंगल में दावानल लगा था। मुझको लगा कि वहाँ ठहरी पत्नी और उसके बच्चे अग्नि में जलकर मर गए होंगे, इसलिए मैं वहीं दूसरे जंगल में ही रुक गया था। फिर न्यायी राजा ने गरुड़ी से पूछा, क्या गरुड़ ठीक कह रहा है? क्या ये बात सच है? वह बोली, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। दरअसल सच बात तो यह है कि जंगल में दवानी लगी तब से बात शुरू करके बच्चों पर से झगड़ा होने और बच्चों की गरुड़ की मांग तक की बात राजा को कह सुनाई। उसकी बात सुनकर राजा ने सिर हिलाया। राजा ने कहा, अब तुम गरुड़ी को साथ रखोगे? गरुड़ ने कहा, हाँ महाराज, मैं अब भी गरुड़ी को और बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार हूँ। कारण वे मेरी पत्नी है और अपने बच्चों के बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर राजा ने उससे पूछा, गरुड़ी, तुम गरुड़ के साथ रहोगी? उसने कहा, मैं कैसे जाऊं? दावानल लगा तब हमें छोड़कर भाग गए थे। अब इनका क्या भरोसा? मेरा और बच्चों का तो नया जन्म हुआ है, समझो। राजा ने कहा, गरुड़ी तो तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं, तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, महाराज, ये नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी बोली, महाराज, मैं किस तरह से इन्हें बच्चों को सौंप सकती हूँ? उनको मैंने जन्म दिया है, दावानल से बचाया है, छोटे से बड़ा किया है, तो इनको क्यों दे दूँ? मैं बच्चों को इन्हें नहीं दूंगी। गरुड़ ने कहा, महाराज, मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। उसने कहा, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। राजा के लिए बड़ा कठिन प्रश्न खड़ा हुआ। बच्चों को किसको मारा जाए, नर का गिनता मादा का? फिर उन्होंने खूब विचार करके न्याय दिया। गरुड़ी बहन, बच्चों को तुमने जन्म दिया, दावानल से तुमने बचाया, छोटे से बड़ा किया, तुमको बड़ी मुश्किल हुई, परंतु वंश तो नर का ही कहलाता है, इसलिए बच्चे तो गरुड़ के ही माने जाएंगे। गरुड़ी बोली, आप चाहे जो करें, मैं बच्चों को देने वाली नहीं हूँ, नहीं दूंगी। कहते कहते गरुड़ी वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। फिर गरुड़ दोनों बच्चों को आगे करके चलने लगा। बच्चे तो माता माता कहकर खूब रोने लगे, पर उनकी माता बचाने के लिए कहाँ से आती। फिर तो गरुड़ किसी तरह से उठकर वहां से निकला और सकरी नदी पर आकर बच्चों के लिए खूब विलाप करने लगी। वह विलाप करते करते नदी के ही किनारे निर्झर थी, वहां तड़प तड़प कर मर गई। गर्मी की कड़क धूप में उसका शरीर सूखकर चमड़ा हो गया। न्यायी राजा के राज्य में ही एक बढ़ई रहता था। उसके बढ़ई की पत्नी उसके साथ आई। 5-7 दिन के बाद उसने स्नान किया और स्वच्छ हुई। उसको 2 दिन हुए और वह दोपहर को साकरी नदी के किनारे निर्झर पर पानी लेने आई। वहाँ उसने गरुड़ी के सूखे शरीर को देखा। उसको लगा कि क्या जाने इसकी क्या इच्छा हुई है। उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी से उस शरीर को वहाँ से खिसकाया। उस मृत शरीर में रही वाष्प बढ़ई की स्त्री के नाक में मुंह में गई। फिर उसने घड़ा मांझा और पानी भरकर घर आई। कई दिन बीतने पर बढ़ई की स्त्री को गर्भ रहा। 9 मास 2 दिन पूरे होने पर बढ़ई की पत्नी ने बालिका को जन्म दिया। अब बढ़ई की लड़की बड़ी होने लगी। वर्ष महीने बीते, लड़की बालिका से किशोर हुई। फिर वह बढ़ई की पत्नी को गृह कार्य में मदद करने लगी। वह लकड़ी लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर के काम करती। न्यायी राजा की 7 घोड़ियां थी जो घोड़े थे तो उसने सैन्यों को सवारी या लड़ने के लिए दे दिए। उस नगरी में केवल बढ़ई के पास ही एक घोड़ा था। राजा को घोड़ी बढ़ई के घर के आसपास चरने के लिए आती थी। बढ़ई का घोड़ा भी उन्हीं में जाकर चढ़ता था। घोड़ियों ने घोड़े के साथ
रही। अब घोड़िया भी गर्भ रहा, वह गर्भ विकसित होने लगा। गर्भ का भ्रूण विकास हुआ और घोड़ियों ने बछड़ों को जन्म दिया। राजा ने जाना कि घोड़ियों ने बछड़ों को जन्म दिया तो वह बहुत खुश हुआ। एक दिन बढ़ई के बाड़े में घोड़ियां बछड़ों के साथ चल रही थी। उसमें बढ़ई का घोड़ा भी जाकर चलने लगा। उसको बढ़ई की लड़की ने देखा, वह बहुत खुश हो गई। लड़की ने बढ़ई को बुलाया, घोड़ी तथा बछड़ों को दिखाकर कहने लगी, ये बछड़े किसके हैं? बढ़ई बोला, बेटा ये घोड़ियां और बछड़े तो राजा के हैं। लड़की बोली, परंतु ये घोड़ा तो अपना है। बढ़ई बोला, हाँ बेटा ये घोड़ा तो अपना है। अपने घोड़े ने घोड़ियों के साथ रहे, इसलिए घोड़ियों के गर्भ रहा, ये बछड़े जन्मे। लड़की ने कहा, तो ये बछड़े अपने ही गिने जाएंगे। बढ़ई बोला, ऐसा नहीं है, अपने घोड़े की वंशज, इसलिए ये बछड़े अपने नहीं है, अपने हैं। परंतु जाने दे, अब राजा की क्या बात करना, बड़े लोगों की बड़ी बात, हम छोटे मुंह से बड़ी बात क्या करें? लड़की बोली, लेकिन पिताजी हम कहाँ बड़ी बात कर रहे हैं, जिसका वंश उसके बालक। लड़की खुश हो गई। वह बछड़ों और घोड़ों को हाँक लाई, जब तबेले में बंद कर दिया। शाम हुई, घोड़िया राजा के घर आई। वह बछड़ों के बिना थी, बछड़ों के लिए तूफान मचाने लगा। घोड़े की रखवाली करने वाला बछड़ों की खोज में निकला। उसने देखा बछड़े बढ़ई की घुड़साल में बंद है। वह बढ़ई के घर गया और कहा, बढ़ई इन बछड़ों को दो, ये राजा के बछड़े हैं। बढ़ई बछड़ों को बंद किए हुए तबेला का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन लड़की ने उसको रोका, नहीं ये राजा के नहीं है, फिर क्यों देना? बढ़ई लड़की को समझाता है पर वो नहीं मानती, बछड़ों को नहीं देती। बढ़ई ने कहा, बेटा राजा के आदमी बछड़े लेने के लिए आए हैं तो दे दे। लड़की ने कहा, परंतु क्यों देना, ये अपने घोड़े के वंश है, राजा को इन्हें नहीं देना है। राजा के नौकर ने जाकर पूरी बात राजा से कही। अब राजा ने बढ़ई को बुलाया। राजा ने कहा, बढ़ई अपने तबेले में मेरे बछड़ों को बंद किया, उन्हें क्यों छोड़ता नहीं? बढ़ई ने कहा, महाराज उन बछड़ों को तो मेरी लड़की ने बंद किया है, उसको पसंद है इसलिए रखा। राजा ने कहा, लेकिन वह बछड़े तो मेरे हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें बछड़ों को छोड़ देना पड़ेगा। बढ़ई बोला, उस पागल लड़की को मैंने कितनी बार समझाया, पर वह समझने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने कहा, इन सिपाहियों को लेकर जाओ और लड़की को धमकी देकर बछड़े छोड़ दो। बढ़ई के साथ सिपाही बढ़ई के घर गए। लड़की तबेले के दरवाजे के पास ही थी। बढ़ई ने लड़की को समझाया कि हमें बछड़ों को छोड़ दे, परंतु वह मानने के लिए तैयार नहीं थी। सिपाहियों ने लड़की को धमकाया। राजा को भी भय था, फिर भी वे एक से दो नहीं हुए। फिर से वे सिपाही वापस आए और राजा ने सारी बात कही। राजा ने कहा, ठीक है, कल दरबार में लड़की को हाजिर करो। दूसरे दिन दरबार लगा। लड़की को दरबार में बुलाया। लड़की ने बछड़ों को हाँक कर दरबार में लाई, बछड़ों को बाहर बांध दिया। वह सभा में जा बैठी। राजा ने कहा, पागल लड़की तू ही है? लड़की बोली, महाराज आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पागल हूँ? राजा ने कहा, पागल नहीं तो क्या चतुर कहूँ? राजा के बछड़ों को अपने घर बांध रखा है, उन्हें लेने आए तो भी नहीं दिया। लड़की ने कहा, बछड़े मुझको अच्छे लगे, पसंद आए, मैंने बांध रखा, उसमें क्या हो गया? राजा ने कहा, लेकिन बछड़े तो मेरे थे, तुझको नहीं मालूम? लड़की ने कहा, महाराज आप ये कैसे कह रहे हैं? ये बछड़े तो हमारे हैं, इसलिए तो मैंने अपने तबेले में बांध रखे हैं। अब राजा को लड़की पर क्रोध आया। राजा ने कहा, लड़की तेरा मगज तो ठीक है ना? बछड़े मेरे हैं और तू मेरे साथ कैसी बातें कर रही है? लड़की बोली, महाराज मैं सच बात कह रही हूँ, ये बछड़े हमारे हैं। राजा ने कहा, लड़की तू बिल्कुल पागल निकली, इन बछड़ों को मेरी घोड़ियों ने जन्म दिया है, तो तेरे कैसे हुए? लड़की ने कहा, महाराज भले ही घोड़ियों ने जन्म दिया होगा, पर वंश तो हमारा है ना, हमारे घोड़े द्वारा इन घोड़ियों ने गर्भ धारण किया, इसलिए वंश तो हमारा है, और हमारा वंश मतलब बछड़े भी हमारे हुए। राजा ने कहा, लड़की तू क्या कह रही है? संसार में ऐसा कहीं होता है? घोड़ी के साथ जो घोड़ा रहता है उसे घोड़े के मालिक के बछड़े हो जाएंगे? लड़की ने कहा, वाह रे न्यायी राजा, आपका अभिनंदन, आपका न्याय भी कदम कदम पर बदलता है, कभी कैसा न्याय कभी कैसा। इस तरह के न्याय का पशु पक्षियों को तो पता होता है, ये वहाँ नहीं रहते। राजा ने कहा, लड़की तुझको क्या हुआ है, तुझे कहाँ न्याय हुआ है? लड़की बोली, महाराज याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पहले की बात है। यहाँ राज दरबार में बच्चे नर के या मादा के ऐसा ही झगड़ा लेकर
गरुड़ गरुड़ी आपके न्याय लेने आए थे। उन्हें आपने क्या न्याय दिया था? राजा याद करने लगा और उससे सहसा याद आ गया। लड़की ने कहा, महाराज, उस गरुड़ी ने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया होगा ये तो वही जाने। दाना वाल लगा था तब गरुड़ बच्चों को बचाने के बदले उन्हें वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बच्चे मेरे कहकर गरुड़ी से मांगा, परंतु गरुड़ी ने बच्चे नहीं दिए। उन बच्चों को लेने के लिए वह गरुड़ आपके पास न्याय मांगने आया। उसकी बातें सुनकर आपने न्याय किया। वंश नर का कहलाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ के हैं। अपने बच्चों को गरुड़ को सौंप दिया। बेचारी गरुड़ी की क्या हालत हुई होगी। वह तो बच्चों के बिना तड़प तड़प कर मर गई। राजा को गरुड़ गरुड़ की बातें याद आ गई, इसलिए वह शांत ही रहा। लड़की ने कहा, महाराज, सच बात है ना? राजा बोला, हाँ बेटी, तेरी बात सच है। लड़की ने कहा, महाराज अब बोलिए, ये बछड़े किसके हैं? हमारे ही है ना? हमारे घोड़े के वंश है, इसलिए हमारे ही कहलाएंगे। राजा बोले, हाँ ऐसा ही है। लड़की राजा के दरबार से निकली और बछड़ों को खदेड़कर वापस अपने घर ले गई। राजा लड़की और बछड़ों को देखता ही रह गया। राजा विचार करने लगा, लड़की बहुत होशियार निकली, मुझे पराजित करके न्याय प्राप्त कर लिया। कुछ दिन और बीते। राजा ने सिपाहियों को भेजकर बढ़ई को बुलवाया। राजा ने बढ़ई से कहा, बढ़ई, मुझको एक मंदिर बनवाना है। बढ़ई बोला, महाराज, हम बना देंगे। राजा बोला, हम जिस तरह से मंदिर बनाते हैं उस तरह से यह मंदिर नहीं बनाना है। बढ़ई, इस मंदिर का पहले सोने का कलश रखना है, फिर मंदिर का स्तंभ खड़ा करना है। बढ़ई तो राजा की बात सुनकर चुप ही हो गया। बढ़ई राज दरबार से घर आ गया। उसने काम धाम छोड़ दिया। वह विचार में खोया रहता। बढ़ई की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, तुम्हें क्या हो गया है? बढ़ई ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो अच्छा ही हूँ। लड़की भी बढ़ई से पूछने लगी, लेकिन बढ़ई कुछ नहीं बोला। वह खाना खाने के लिए बुलाने पर भी खाना नहीं खाया। उसको चिंता होने लगी, क्या करना है। बढ़ई, उसकी पत्नी, जो बात हुई है उसे हमसे कहिए तो सही, उसका कोई उपाय निकलेगा। फिर एक दिन बढ़ई ने पत्नी और लड़की से राज दरबार में राजा की कहीं मंदिर बनाने की बात कह सुनाई। उस बात को सुनकर बढ़ई की पत्नी को भी चिंता होने लगी, लेकिन बढ़ई की लड़की को आनंदित हो गई। लड़की ने बढ़ई से कहा, पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? उसका हल तो हम निकाल लेंगे, चिंता करना छोड़ दीजिए। फिर भी बढ़ई और उसकी पत्नी तो चिंता में ही रहने लगे। दूसरे दिन लड़की ने ओढ़नी ओढ़कर राजा के दरबार की ओर चली। उसने राजा के महल में आकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने लड़की को देखा। अब राजा ने लड़की से पूछा, लड़की, तू किस लिए आई है? लड़की ने कहा, महाराज, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मजबूरी ले आई है। आपका मंदिर बनाना है, उसमें से वह मंजूरी काट लीजिए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तू मजदूरी में क्या लेगी? पैसे दूं या अनाज, दलहन क्या दूं? लड़की ने कहा, महाराज, अनाज ही दे दीजिए। राजा बोला, अनाज में क्या लोगी? कोंदो, सावा, धान, ज्वार, बाजरा क्या लेगी? लड़की ने कहा, महाराज, सावा की ही मजदूरी दे दीजिए। राजा ने नौकर को बुलाया और कहा, इस लड़की को सावा की मजदूरी एक मापना भर दो। नौकर लड़की को लेकर गोदाम में आया। वहाँ लड़की ने मजदूरी लेने के लिए ओढ़नी फैलाई। नौकर ने तगाड़े में सावा निकालकर मजदूरी देने के लिए मापना ले आया और भरने लगा। तब लड़की ने नौकर से कहा, मुझको मजदूरी तुम देने वाले हो? नौकर ने कहा, तो कौन? राजा देंगे। लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ की मजदूरी नहीं लूँगी। राजा अपने हाथ से मजदूरी देंगे तो ही लूँगी। नौकर ने बहुत समझाया कि राजा तो किसी को अपने हाथ से मजदूरी नहीं देते, हम नौकरों को ही देने के लिए कहते हैं। ये सब काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसलिए तो हम नौकर हैं। लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने तो हाथ ही पकड़ लिया। तुम चाहे जो करो सो करो, पर मैं राजा के हाथ से ही मजदूरी लेने वाली हूँ। फिर नौकर जाकर राजा से बात करता है, लड़की मेरे हाथ से मजदूरी नहीं ले रही, वो तो आपके हाथ से ही लेगी। राजा ने कहा, ठीक है, उसे मेरे हाथ से मजदूरी चाहिए तो मैं उसको मजदूरी दूंगा। फिर राजा आया और सावा में मापना भरकर लड़की को ओढ़नी में खाली करने लगा। लड़की ने तभी बीच में हाथ करके मजदूरी देने से रोका। फिर बोली, महाराज, मपने में ठीक ऊपर तक सावा नहीं भरा है। राजा ने मपना खाली करके फिर से भरा और ओढ़नी में खाली करने को तैयार हुआ। तब फिर लड़की ने
हाथ से रोकर बोली, महाराज मपना ऊपर तक ठीक से भर गया है, परंतु अब भरने की पद्धति बदलनी पड़ेगी। राजा ने पूछा, कैसे? लड़की ने कहा, महाराज पहले मपने का ऊपरी भाग भरना चाहिए, फिर मपने में अनाज भरना चाहिए। ऐसा काम नौकर से तो नहीं होगा, इसलिए तो मुझे आपको बुलाना पड़ा। राजा ने कहा, तेरा बाप ऐसा करता है? लड़की, तू पगला गई है? कहीं ऐसा देखा है कि पहले मपना का ऊपरी भाग आए फिर मपने में अनाज भरता हो? लड़की ने कहा, सब हो सकता है, आपको ऐसा करना नहीं है तो बहाना क्यों कर रहे हो? राजा बोले, लड़की, ऐसा कभी नहीं होता। लड़की ने कहा, महाराज हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? महाराज ये तरीका तो आपने ही खोजा है, आपसे ये नहीं हो सकेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, कैसा तरीका? मैंने क्या किया है? लड़की ने कहा, महाराज मेरे पिताजी बढ़ई हैं, उनको आपका मंदिर बनवाना है, लेकिन आपने उनसे कहा है कि मंदिर पर कलश पहले रखना है, बाद में मंदिर कब बनाना है। महाराज दुनिया में ऐसा हुआ है। राजा हंस पड़ा। उसने लड़की से कहा, लड़की तू सच्ची बात करती है, तू जीत गई और मैं हार गया। अब तू जा अपने पिता बड़े को कहना कि वह चिंता ना करे, उसकी लड़की बहुत होशियार है, उसने राजा के सभी कूट हल कर दिए है। लड़की ने घर आकर राजा से मांगी मजदूरी वाली बात सभी अपने माता पिता को कह सुनाई। वे सब खुश हो गए। अब लड़की युवा हुई। राजा विचार करने लगा कि बड़ी ही लड़की बहुत बुद्धिशाली है, उसको राज्य में रानी बनाकर लाऊं तो राज दरबार में आने वाले प्रश्नों का कूट का हल खोज निकालेगी और प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अब राजा ने बढ़ई की लड़की से विवाह करने की इच्छा बढ़ई के सामने समक्ष रखी। बढ़ई बोला, महाराज हम गरीब आदमी, आप ठहरे राजा, ऐसा रिश्ता कैसे सोच सकते हैं? हमारे रहन सहन आपके रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। आपका राजमहल हमारी झोपड़ी में रहने वाली लड़की कैसे संभालेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है महाराज, ये विचार आप दिल से निकाल दीजिए, आप तक अपने तक ही रहने दें। राजा को बढ़ई ने बहुत समझाया, पर राजा मानने को तैयार नहीं हुआ। वह तो कहता था, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी लड़की के साथ ही विवाह करूंगा। फिर बढ़ई वहां से घर आया और राजा के साथ हुई बातें अपनी पत्नी और लड़की को कह सुनाई। लड़की ने यह बात नकार दी, फिर भी बढ़ई लड़की को समझाने लगा। लड़की ने बढ़ई से कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, इसका समाधान हम ही निकालेंगे। दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के महल में गई, राजा से मिली। वह लड़की राजा से बोली, महाराज आपके साथ विवाह मैं करूंगी, परंतु इससे पहले मैं जो कहूंगी उसके अनुसार आपको करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने कहा, महाराज ये आपका महल है, उसके मुख्य दरवाजे पर पास एक चौरस बनवा देना, उसकी दीवार बनाकर उसमें तुलसी का पौधा रोपना, उस पर साफ पीले कपड़े का टुकड़ा ढक देना, उसके अगल बगल में गोबर से लीपने के बाद वहां धूप अगरबत्ती दिया कर देना, दिए में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। फिर रात होगी तब वहां आप खाट बिछाकर सो जाना। दूसरे दिन लड़की ने कहा उसके अनुसार राजा ने तैयारी की। सांझ को वह वहां खटिया बिछाकर सोया। रात्रि के 2 पहर व्यतीत हो गए। अब मध्य रात्रि हुई। राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी। वह स्वर्ग में गया और वहां रुका। वह राजा देखने लगा तो उसके माता पिता सोने के हिंडोले के किनारे आ गए। उनका आसन डोलने लगा। वह अब नीचे गिर जाएंगे ऐसा लगने लगा। राजा नीचे देखता है तो नीचे तो नर्क दिखता है। उसमें छोटे बड़े कीड़े एक दूसरे पर चलते हुए मेल खाते हुए दिखते हैं। ऐसा देख राजा जल्दी जल्दी माता पिता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और चिल्लाता उठता है। राजा जाग गया था। देखता है वह तो नीचे पलंग पर ही सो रहा है। उसे लगा ये सपना था, ये सच बात थी। सपना कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के पास आई और देखा तो उसने दूसरे दिन बढ़ई की लड़की से कहा वैसा ही किया। उसने राजा से कहा, महाराज मैंने कहा था उसी अनुसार किया दिख रहा है, परंतु मैंने कहा था कि उसी तरह से आप सोए थे। राजा ने कहा, हाँ मैंने जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार ही किया था। लड़की ने कहा, हाँ तो आपको क्या अनुभव हुआ? राजा ने रात को जो अनुभव हुआ वह सभी बातें लड़की से कह सुनाई। लड़की ने कहा, महाराज आज भी आप वहीं सोना, पर आज आप मन साफ करके रखिए। आज आपको मेरे प्रति ऐसा भाव रखना कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। राजा ने कहा, ठीक है।
आज मैं ऐसी भावना रखकर सोऊंगा। दूसरे दिन रात हुई। राजा पलंग पर सोया। रात्रि के दोपहर बीते, मध्य रात्रि हुई और राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी। वह स्वर्ग गया, वहां रुका। वहां राजा देखता है उसके माता पिता सोने के झूले पर झूल रहे हैं। वह पान खाते दिखे। वहां बहुत आनंद में थे। उनके अगल बगल में फूली फूल दिखते हैं। वह नीचे देखता है तो नीचे भी सुंदर बगीचा है। उस बाग में फूल महक रहे हैं। ये सब उसने देखा। राजा ये सब देखकर आनंदित हो उठा। फिर वह जाग गया। देखते ही उसकी खाट तो नीचे जमीन पर महल के आंगन में ही है। आज तो राजा बहुत खुश है। सुबह लड़की राजा के महल में आई और राजा से रात्रि का क्या अनुभव हुआ इस विषय में पूछने लगी। रात में जो अनुभव हुआ वह सभी अनुभव राजा ने लड़की को कह सुनाया। इसे सुनकर लड़की ने राजा को कहा, महाराज, पहली रात को आप मेरे प्रति पत्नी का भाव रखते थे। मुझे बिहाएंगे इस भाव से आप वहां सोए थे। इसलिए आपको स्वर्ग में आपके माता पिता झूले के किनारे बैठे हुए अभी गिर पड़ेंगे या वे गिर पड़ेंगे। नीचे गिरेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे, जहाँ कीड़े नरक खाकर रहते हैं। माता पिता की ऐसी स्थिति आपको दिखाई दी। अपने माता पिता को दुखी होते हुए आपने देखा, जबकि दूसरे दिन आपका मेरे प्रति भाव पवित्र था। आपके मन में मुझको बहन मान लिया और बहन का भाव पवित्र भाव होता है, इसलिए मन में कोई खराब विचार नहीं आया। इसी कारण दूसरे दिन रात को आपका माता पिता स्वर्ग में झूले पर बैठे झूलते हुए दिखे। उनको बगीचे में फूलों की सुगंधा भी मिलती है। ऐसा लगा इस तरह वह सुखी दिखे। महाराज, इस प्रकार के पवित्र भाव के कारण आपको यह सुखद अनुभव हुआ। इसलिए महाराज, अब मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो आपके माता पिता दुखी होंगे। राजा ने लड़की की बात मान ली। बढ़ई की लड़की अपनी ही छोटी बहन है, ऐसा पवित्र भाव रखा। फिर बढ़ई की पत्नी को उन्होंने अपने ही माता पिता है इस भाव से उनको राजमहल में बुलाकर साथ में रखा। फिर कई प्रकार के व्यंजन उनको खिलाए और प्रजा में भी बांटे। प्रजा का भी लोक कल्याण करने लगा महाराज। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं।